गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप साहन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल सहारनसर पर पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि विद्युत धारा के चैप्टर का टॉपिक लिया था। टॉपिक था हमारा धारा किसे कहते हैं। फिर हमने अपोहा वेग के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो गतिशीलता रहेगा और उम्मीद करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है आपकी तो आप नीचे चैट बॉक्स में उसको लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका निराकरण हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गतिशीलता, मोबिलिटी बोलते हैं इसको। मोबिलिटी क्या चीज़ है? मोबिलिटी का अगर सिंपल सा मीनिंग देखा जाए तो अपनी जगह से हिलना। जब भी बाह्य क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो किसी भी चालक में उपस्थित आवेश वाहक या किसी भी पदार्थ में उपस्थित आवेश वाहक, वो आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो आवेश वाहक आपके होल हो सकते हैं, वो आवेश वाहक आपके आयन हो सकते हैं। वो बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में क्या होंगे? अपनी जगह से विस्थापित होने लग जाते हैं। तो जब वो विस्थापित होंगे, बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में उनका औसत वेग था, वो तो हमारा क्या था? याद हो तो अपोहा वेग था। लेकिन कितनी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कितना उनका वेग होगा? अर्थात किसी भी आवेश वाहक की गतिशीलता उसके अपोहा वेग के बराबर होगी जब लगाया गया बाह्य क्षेत्र कितना हो? 1 न्यूटन प्रति कूलम, यानी उसका विद्युत क्षेत्र एकांक हो। यानी एकांक क्षेत्र के प्रभाव में किसी भी आवेश वाहकों के द्वारा प्राप्त किया गया औसत वेग यानी अपोहा वेग क्या कहलाएगा? उनकी गतिशीलता कहलाएगा। यहाँ जो हम बात करेंगे वो है, इसकी प्रॉपर परिभाषा देखिए गतिशीलता की। एकांक विद्युत क्षेत्र में चालकों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश वाहक शब्द यूज कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, के अपोहा वेग को हम क्या कहते हैं? गतिशीलता। ध्यान रखना, एकांक क्षेत्रफल में। तो इसकी को हम किससे लिखते हैं? गतिशीलता का सिंबल होता म्यू, यू टाइप से इसका म्यू इसका सिंबल है, ये म्यू इसका सिंबल हो जाएगा। तो परिभाषा से देखिए, अपोहा वेग बटे हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा, यानी अपोहा वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने वीडी से लिखा था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित की जाएगी तो उनके द्वारा जो तय किया गया वेग या दूरी, जो औसत वेग या औसत वेग जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अपोहा वेग बोलते हैं, वीडी से लिखेंगे। तो हम यहाँ पर जो गतिशीलता है उसका सूत्र ये लिख सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको अपोहा वेग दे देगा, लगाया गया आरोपित किया गया विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे देगा, तो आपको गतिशीलता निकालनी है। इसको मात्रक देख लीजिए। इसका मात्रक सिंपल सा होता है। हम मात्रक कैसे निकाल सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू वेग, वेग का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड अपॉन में। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक आपने पढ़ा था न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा था वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा मात्रक भी तो है इसका, वोल्ट प्रति मीटर। इसको पलटोगे तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? म्यू इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकंड वोल्ट। अब इसकी साइन लिख सकते हो, जो बटे में संख्या होती है उनकी पावर माइनस में हो जाएंगी, तो आप देख सकते हैं मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वी इनवर्स इसका मात्रक। अब रह गया इसका विमा सूत्र लिखना है। विमा सूत्र हमारे पास बिल्कुल सा सिंपल है तरीका निकालने का। म्यू इज इक्वल टू, देखिए अपोहा वेग का पहले अलग अलग मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अपोहा वेग वी डी वेग है तो इसका विमा सूत्र क्या होगा? एल टी माइनस 1, यानी मीटर पर सेकंड होता है। मीटर को एल से लिखेंगे और सेकंड को टी से लिखेंगे, तो एल टी की माइनस 1। दूसरा हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको याद हो एफ अपॉन क्यू लिखा था हमने, और एफ का था m1 L1 T-2 और इसका था AT।
तो जब इसको रीअरेंज किया था तो हमारा फॉर्मूला बनता है m1l1 t-3a-1, ये e का फॉर्मूला। दोनों को रीअरेंज कर लें। देखिए ऊपर वाले का तो हो गया lt-1 और नीचे का हो गया m1l1 t-3a-1, ये 3 है, ये -1 है। रीअरेंज कर सकते हैं इसको। देखिए m को ऊपर लेके जाओगे -1 हो जाएगा, l से l कट गया तो l की 0 हो जाएगी, t ऊपर -1 है नीचे -2 है, माइनस से 1 काटोगे तो -2, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और a -1 नीचे है, ऊपर लेके जाओगे तो a+1। तो हमारा फाइनली विमा सूत्र क्या बन जाएगा, m-1 l0 t2 a1। मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख दी हैं, वो देख लेना। धातुओं में आवेश वाहक कौन होते हैं, सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं और अधातुओं में अंतर यही था कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन वो आवेश वाहक का काम करते हैं जो दिए गए आवेश को उसके बाह्य पृष्ठ तक लेके जाते हैं। जबकि अर्धचालक जो होते हैं, हम इसको एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे, अर्धचालक युक्तियाँ, अर्धचालक। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ थे जिनकी चालकता चालक से तो कम होती है और कुचालक से अधिक होती है। इनके बीच का एक पार्ट मिलेगा, उनको हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। तो अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। होल क्या चीज़ है, यहाँ होल को मैं समझा देता हूँ। होल का मतलब है वो खाली जगह है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। अब किसी जगह से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वहाँ पर एक खाली जगह बचेगी। वो खाली जगह जो होती है उसका नाम हम होल रख देते हैं, होल। और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पे समान व विपरीत आवेश होता है, समान व विपरीत आवेश होता है। इसका मतलब यही है। तो होल क्या थे, होल वो खाली जगह हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। अब धातुओं में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेशवाहक, जबकि अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। अब यहाँ बहुत अच्छी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की गतिशीलता धनात्मक होती है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब है कि ऐसा नहीं सोचना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश है तो इसकी नेगेटिव होती होगी, या होल पे धन आवेश होता है तो इसकी प्लस होगी। आवेश से इसका कोई लेना देना नहीं है। गतिशीलता का मतलब अपनी जगह से विस्थापित होना बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में। ये दोनों बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में विस्थापित होते ही हैं, क्योंकि ये आवेशित कण है, इसलिए दोनों की गतिशीलता धनात्मक होगी। लेकिन विपरीत आवेश होने के कारण दोनों विपरीत दिशा में गति करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम दूसरे तरीके से इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू = VD/E था। VD का फॉर्मूला हमें आता है, पिछले टॉपिक में जाके आप देख सकते हैं कि अपवाह वेग का जो फॉर्मूला होता था VD, वो हमने ऐसे निकाला था कि VD = E/τ/E/m। आप चेक करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा अपवाह वेग का था। E यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टाउ यहाँ पर विश्रांति काल है, यानी दो क्रमागत लगातार टकराव के मध्य लगने वाला औसत समय। E यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आरोपित किया गया विद्युत क्षेत्र है, और m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो ये VD की वैल्यू अगर अपने फॉर्मूले में रख दें कि म्यू = VD/E, यहाँ VD का फॉर्मूला रखोगे E/τ/E/m, और नीचे E आ जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आएगी E/τ/m। यहाँ पर E क्या है, E मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और यहाँ पर टाउ विश्रांति काल है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार ये टॉपिक पूछा जाता है, अपवाह वेग व धारा में संबंध है। कई बार ऐसे पूछते हैं कि किसी चालक तार के लिए अपवाह वेग व धारा के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी चालक तार के लिए सिद्ध कीजिए कि I = NeAVD। अगर देखो तो ये धारा है, ये अपवाह वेग है, इनके बीच संबंध बनाना है हमने। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल काम नहीं है, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए
कि जब भी आप धारा निकालना चाहेंगे, I इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटे समय, यानी उस चालक तार में उपस्थित आवेशों का हमें पता होना चाहिए और उस चालक तार में वो आवेश थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कितना समय लेते हैं। अगर ये दो चीज़ आपको क्लियर हैं तो आवेश की वैल्यू को समय से डिवाइड कर दीजिए, आपकी धारा निकल जाएगी। तो हम देख लेते हैं, ये हमने एक चालक तार लिया जिसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसके सिरों पर हमने एक बैटरी लगाई है। बैटरी लगाने से ये होगा कि इसका एक सिरा बैटरी के धन सिरे से और दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ जाएगा। जो सिरा धन सिरे से जुड़ेगा उधर विभव का मान हाई होगा, उच्च विभव होगा, और दूसरा जहाँ पर ऋणात्मक होगा वहाँ ऋणात्मक विभव होने से उस सिरे को हम निम्न विभव का सिरा बोलेंगे। और इन दोनों सिरों के बीच में, यानी जहाँ हमने बैटरी के धन सिरे से उच्च वोल्टता दी है और बैटरी के ऋण सिरे से निम्न वोल्टता दी है, तो इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान है वो कितना है, V। ये बैटरी ने आरोपित किया है। अब हमें क्या करना है, जब भी आप कोई भी चालक पदार्थ लेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व हमने इस चालक तार में n ले लिए, स्मॉल n क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों से है। जो आंतरिक कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उन इलेक्ट्रॉनों से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आवेश वाहक केवल बाह्य यानी जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसमें टेक पार्ट करते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो है हमारी स्मॉल n मान रखिए। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, अगर आपका कम आयतन होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा, क्योंकि n का मान नियत है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। किसी भी निश्चित धातु के लिए, किसी विशिष्ट धातु के लिए, किसी पर्टिकुलर धातु के लिए एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा नियत रहती है। तो ये राशि हमारी नियत हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमने इस पर विभवांतर लगाया, विभवांतर आरोपित करते ही विद्युत क्षेत्र बनेगा, क्योंकि जब तक आप बैटरी से नहीं जोड़ोगे इसको तो तब तक क्या था, इस पर विद्युत क्षेत्र नहीं बनता था क्योंकि विभवांतर नहीं था। जैसे ही हमने इसको बैटरी से जोड़ा तो क्या हो गया, विभवांतर उत्पन्न हुआ। विभवांतर उत्पन्न होने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत क्षेत्र जैसे ही बनेगा, मान लीजिए इसके सिरों के बीच में विद्युत क्षेत्र E है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र बनेगा आवेश इलेक्ट्रॉन तो बल लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू का मान इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है। जैसे ही बाह्य बल लगेगा इसके ऊपर, जिसको हम विद्युत बल बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिशील हो जाएंगे। जैसे ये ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिशील होंगे तो इनका औसत वेग है वो क्या कहलाएगा, अपवाह वेग कहलाएगा। क्या बन जाएगा वो, अपवाह वेग। अपवाह वेग Vd से रिप्रेजेंट कर देंगे उसको। अब वो देखिए इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, इसलिए ये हमारे निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएंगे। अगर ये धन आवेशित होते तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते, जैसे हमने इस चित्र में दर्शाया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमारा जब दिमाग में दो चीज़ होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि हमें आवेश का पता होना चाहिए कि इस चालक तार में कुल कितना आवेश है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि इनके द्वारा इसके सिरे को क्रॉस करने में, पार करने में कितना समय लगेगा। हम यहाँ लेते हैं y से x सिरे को पार करने में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, यानी ये जो आपका सिरे हैं ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला था और यहाँ तक गया है इस चालक तार को, तो यही पार करेगा। तो इसके ऋण सिरे से धन सिरे तक जाने में, यानी L लंबाई को तय करने में इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिया गया समय। समय का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, समय क्या होता है, दूरी बटे हुए चाल, ये आपका समय होता है। दूरी कितनी है, जितनी चालक तार की लंबाई है वो दूरी हो जाएगी L, चाल कौन सी हो जाएगी, इसका अपवाह वेग Vd, तो आपका T इज इक्वल टू L अपॉन Vd के बराबर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, हमें इस बात का पता लग गया कि ये इलेक्ट्रॉन इस चालक तार को कितने समय में पार करेंगे। दूसरी चीज़ है, अब हमें चाहिए कि इस चालक तार में कुल आवेश कितना है। किसी चालक तार में उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। आवेश की मात्रा कैसे निकालोगे,
आपको इस बात का पता है कि इसमें आवेश वाहक केवल इलेक्ट्रॉन है। कौन है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता होना चाहिए कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी चीज़ है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का पता होना चाहिए। अब मान लीजिए क्वांटीकृत नियम देखिए, क्वांटीकृत नियम क्या था? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, यानी कुल आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। हम क्या चाहेंगे? इलेक्ट्रॉनों का आवेश का पता लगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ई हो जाएगा, संख्या निकालनी है। हमें किस चीज़ का पता है? हमें इस बात का पता है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन n है, यानी एक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है स्मॉल n। चालक तार का आयतन निकालिए, कुल आयतन कितना है? चालक तार की लंबाई कितनी थी? l। क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A। आयतन कितना हो जाएगा? AL, A गुणा में L, यानी क्षेत्रफल गुणा लंबाई आयतन के तुल्य होती। AL आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? n गुणा में AL। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गई इस चालक तार की, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा में आयतन गुणा में इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ये जब सारी चीज़ें रखो, देखो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? स्मॉल n। कितने आयतन में निकाल रहे हैं? AL में। और चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे? E। तो हमारा Q का मान ये निकल जाएगा समीकरण 2 से। अब हमें इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। और हम अच्छे से जानते हैं, पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि विद्युत धारा किसके बराबर होती है? विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय, यानी किसी एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। और हमें यहाँ से पता लग गया, आवेश तो हमने समीकरण 2 से निकाल लिया और समय ऊपर निकाला हुआ, तो फॉर्मूले में रख दें। तो Q का मान तो ये उठा के रखना है यहाँ इस फॉर्मूले में, और T का मान समीकरण 1 से रखना है। तो क्या बन जाएगा? ये मान रखता हूँ, I इज इक्वल टू ऊपर रख दिया NEAL, क्योंकि हमने समीकरण 2 से समय का मान कैसे निकाला था? हमने समय का मान निकाला था L अपॉन VD। L से L कट जाएगा, ये VD बटे में है, नीचे की संख्या है तो ये पलट के ऊपर चली जाएगी। तो क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू NEAVD। इस तरीके से हम इस संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं I इज इक्वल टू NEAVD। अब किसी भी धातु के लिए n का मान नियत है। n का मान नियत क्यों है? क्योंकि उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती, वो फिक्स रहेगी। दूसरी चीज़ E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। तीसरी चीज़ क्या है? A क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, जब हमने कोई एक चालक तार लिया, जब उसमें से धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाह के कारण किसी भी चालक तार के क्षेत्रफल यानी उसके विमाव में परिवर्तन नहीं आता। तो इसका मतलब क्षेत्रफल भी नियत है। बदल क्या रहा है? सिर्फ VD। अगर VD और I में क्या संबंध हो गया? समानुपाती। I क्या बन जाएगा? यहाँ हम देखेंगे तो I समानुपाती VD, यानी I समानुपाती VD का मतलब हो गया कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अपवाह वेग बढ़ेगा। उल्टे शब्दों में कह लो, जैसे जैसे अपवाह वेग का मान बढ़ेगा धारा का मान बढ़ेगा। ग्राफ बनाना आ जाए तो कैसे बनेगा ग्राफ? इधर VD ले ली, इधर हमने धारा ले ली, तो सीधा ग्राफ बन जाएगा। यानी किसी भी चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का मान अगर बढ़ता है तो धारा का मान भी उसमें बढ़ेगा। ये हमने यहाँ बात की है। काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा टॉपिक है ये, और उम्मीद करूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसको आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।